नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 30 सेट के अलावा रिवीजन क्लास भी आप लोगों के डिमांड पे ही देख रहे हैं, तो आज ये 9वीं रिवीजन की क्लास होगी। इससे पहले हमने आपको 8 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। रिवीजन का सोर्स क्या होता है? ई बुक होता है। ये ई बुक कौन सा? पैरासीटामोल 500। ये किनके द्वारा निर्मित है ये ई बुक? तो ये टुडे एग्जाम के द्वारा निर्मित है ना। टुडे एग्जाम का अपना ई बुक है। मैंने आपसे कहा है एसएससी की एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं आप, कब? 2024 में, तो क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए? मेरी अगर सुने तो एक हमारी ये ई बुक पढ़ के जाइए जो अपने आप में रामबाण है। दूसरी हमारी 30 सीरीज पढ़ लीजिए डबल सेफ्टी के लिए, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद 2 मेगा वीडियो मैंने आपका करंट अफेयर का अपलोड कर दिया है। कहीं कुछ और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतने से आपकी ये स्कोर जितना आपने सुना सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा हो जाएगी। विश्वास कीजिए, 5-5 एग्ज़ाम की जो अग्नि परीक्षा से गुजर चुका है हमारा यह ई बुक, और सब पे खड़े उतरे हैं इतने उम्मीद से ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर आपने इसके संगत में पड़ गया तो आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी साहब, है ना। ये मैं गारंटी लिखित में दे सकता हूँ ये बात को कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, जीके जीएस आपके नहीं पल्ले पड़ रहे हैं, फिर भी आपको प्यार हो जाएगा और आप इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, ठीक है। अगर आपको हमारी कंटेंट चाहिए, अब भी अगर भरोसा करते हैं, तो ये है मोबाइल नंबर। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी के अलावा बिहार एसएससी और रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी का भी कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, भारत में रेबीज फ्री स्टेट कौन सा राज्य बना है? तो ये गोवा बना है। पहला जो आपका रेबीज फ्री स्टेट है इंडिया में, ये कौन सा राज्य है? गोवा है। अब हम थोड़ा सा गोवा को समझ लेते हैं साहब, क्योंकि यहाँ से गोवा और गुजरात ये 2 ऐसे स्टेट है जहाँ से आए दिन आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जो गोवा है ये सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ था 1961 से। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि इंडिया में आने वाले पहले विदेशी भी पुर्तगाली थी और आखिरी विदेशी भी पुर्तगाली ही हुए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1961 में गोवा को रिलीज करवाया गया पुर्तगाल से, जो सबसे लास्ट में लगभग रिलीज हुआ, है ना। इनके अलावा 1961 में रिलीज होने के बाद इसे एक यूटी बनाया गया था। बाद में 1987 ईस्वी के दौरान, है ना, 56वां संविधान संशोधन होती है और इसमें गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा सभी कोस्टल रीजन में, जो कोस्टल राज्य है इसमें सबसे शॉर्ट कोस्टल इसका है गोवा का, ठीक है। इसके अलावा अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में ये सबसे छोटा स्टेट भी है गोवा। गोवा में एगो मरमागुबा बंदरगाह है जिसके बारे में आपसे पूछता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये मरमागुबा बंदरगाह से। मरमागुबा बंदरगाह किस नदी के मुहाने पे है सर? जुआरी नदी के मुहाने पे है। तो ये थे कुछ गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन। बाद बाकी भगवान महावीर, है ना, नेशनल पार्क और कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। गोवा में फेनी एक पेय पदार्थ होते हैं जो लोग पीते हैं। गोवा में आर्टिकल 44 हमेशा एक्टिवेट रहता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन अभी हाल में बना कि आर्टिकल 44 को लागू कराने वाला देश का पहला राज्य, तो आपको आंसर उत्तराखंड मारना है। ये कैसे होता है? क्योंकि जब गोवा रिलीज हुआ तो उसी समय से आर्टिकल 44 हमें विरासत में मिला, तो इसे हम लागू करवाना नहीं कहेंगे, इसीलिए आंसर उत्तराखंड हो जाता है जो पिछले साल आर्टिकल 44 लागू करवाया था, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। ये तो हो गया गोवा गोवा गोवा, है ना। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन से संबंधित, भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट। तो अब ये रेबीज क्या है? रेबीज देखिए, या तो कुत्ता के काटने से होता है या भेड़िया के काटने से होता है, ठीक है। और ये किससे होगा? वायरस के द्वारा होगा, वायरस वाली बीमारी हो गई। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? पास्चर ने, है ना, लुई पास्चर ने। ये रेबीज का जो बीमारी हो जाता है ना, रेबीज, इसे और भी नाम है, इसे हिंदी में जलांतक कहते हैं। जलांतक मतलब जल से लगता है आतंक जिसको, है ना, जल से डर लगता है। अगर इसे अंग्रेजी में तोलेंगे तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है।
अब ये कुत्ता और भेड़िया से काटने से तो हो गया, लुई पास्चर ने इसका टीका का खोज किया। अगर इसकी ईस्वी पूछ दे तो कांग्रेस की स्थापना जिस साल हुआ था साहब, उसी साल ये टीका आदमी पे अप्लाई किया गया था इस बीमारी को दूर भगाने के लिए, तो 1885 हो जाएगा। अब टीका की बात आ गई है तो थोड़ा सा और टीका लगवा लेते हैं। देखिए, टीकाकरण का पिता जो है ये कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज करा था। काहे का करा था भैया? चेचक का। चेचक का अपन छोटी माता भी कहते हैं। आपको याद होगा एक डांस बताया था मैं, ब्रीटा डांस। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। इसमें क्या होती है, किस कामना से ये डांस करते हैं महिलाएं? तो उनको लगता है अगर मैं ये डांस परफॉर्म करेंगे तो चेचक की बीमारी हमारे बच्चे में नहीं होगा। अब हम डांस से आ जाते हैं फिर से टीका पे। तो चेचक का बीमारी किस वायरस से होता है ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो कहिएगा चेचक का बीमारी जो है बेरियोला वायरस से होता है। बेरियोला, बेरियोला, ओला उबेर होता है ना, वैसा ओला है, तो ये बेरियोला वायरस से होता है। चेचक के टीके का खोज कब किया था? इत्तेफाक न पूछ दे आपसे तो 1796 में, है ना, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना। अब तो कहना छोड़ दिया हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा पत्थर रख चुके हैं आप लोग दिल पे। चीन और ब्रिटेन के बीच प्रसिद्ध अफीम युद्ध कब हुआ था? देखिए, इतिहास में अफीम युद्ध दो गो लोकप्रिय है। अगर पहला अफीम युद्ध कहता है तो 1839 से 42 के दरमियान हुआ था, और दूसरा अफीम युद्ध अगर आपसे कहता है तो 1856 से 60 के बीच में लड़ा गया था। दोनों में जो पार्टिसिपेट करने वाले कैरेक्टर हैं सेम ही हैं। पहले वाले में चीन और ब्रिटेन, दूसरे वाले में चीन, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के खिलाफ इसमें फ्रांस भी पार्टिसिपेट करने लगा। तो पहले वाले दूसरे वाले में 3 कैरेक्टर, पहले वाले में 2 कैरेक्टर। पहले वाले की ईस्वी 1839-42, दूसरे की 56 से 60। ये क्या है भैया? अफीम युद्ध है। एक आपने शतवर्षीय युद्ध का नाम सुना होगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है। एक आपने बेस्टिल पतन का नाम सुना होगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्टिल पतन कब हुआ था। तो आप क्या कहेंगे? 1789 में कहेंगे। अरे ये वही 1789 है जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस राज्य क्रांति से इंडिया के संविधान में कौन सा चीज़ प्रेरित है? मानव बंधुत्व, है ना, मानव बंधुत्व वाला बात जो है। इनके अलावा जो फ्रांस की राज क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो कहिएगा लुई 16वां। कौन है भाई? लुई 16वां। इसे भी ध्यान रखना है, रखना ही पड़ेगा। अगर पास होना है ना बेटा तो पढ़ना तो पड़ेगा, देखो, है ना। इसके अलावा जो युद्ध है अपनी घरेलू श्रृंखला जो है, घरेलू युद्ध, पानीपत का, हल्दी घाटी का, है ना, तो ये सब तो कई बार बता चुके हैं। बिलग्राम का, कन्नौज का, बेदरा का, है ना। इसके अलावा धर्मत का। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ आगे। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ईस्वी की बात हो रही है, विदेशी ईस्वी की, तो एक पूछा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो कौन सा माना जाता है? तो आप कहेंगे 1780 से लेकर के 1845-50, 1850 मान लीजिए, इसके बीच में प्रथम औद्योगिक क्रांति का काल माना जाता है। और शुरुआत कहाँ से? ब्रिटेन से हुई। अब औद्योगिक क्रांति की बात आ गई है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए बिना थोड़ी जाऊंगा सर। 1948 में इंडिया में पहली औद्योगिक नीति आपका जो है पास किया जाता है, इंडस्ट्रियल रूल। तो इसके अंतर्गत कितने कैडर में बांटे थे हम लोग अपने उद्योग धंधा को? 4 कैडर में। पुनः 1956 ईस्वी में इंडिया में फिर से औद्योगिक नीति आती है और इसमें हम उद्योग धंधा को घटा के 3 भागों में बांटते हैं। कल भी मैंने एक बात बताया था, इंडिया में कुछ ऐसे उद्योग धंधा है जिनमें लाइसेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, जिनमें सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है रेलवे। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि ये सरकार का चीज़ है, पूर्ण रूप से आप इसे अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। परमाणु कार्यक्रम इत्यादि भी, है ना। चलते हैं आगे। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? फूल के मादा जननांग को हम स्त्री केसर कहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि भाई हर वक्त स्त्री केसर ही ऑप्शन न रहेगा, कभी कभी जयांग भी रहेगा। उसी प्रकार से अगर नर जननांग को कहेंगे तो या तो पुमंग रहेगा, या, है ना, या स्त्री केसर पुंकेसर, है ना, पुंकेसर या
पुमंग रहेगा। तो ये प से जो स्टार्ट होता है ना, तो पुल्लिंग को पकड़ लीजिएगा। तो नर को क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो या तो पुमंग होगा या पुंकेसर होगा। ये पुष्प के जो मेल वाला पोर्शन है उनका नाम है, और जो फीमेल वाला पोर्शन है या तो स्त्री केसर है या जयांग है। जया एक बच्ची का नाम होता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। और स्त्री केसर में स्त्री खुद स्त्रीलिंग है, तो ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं आराम से। बाद बाकी फूल के बारे में, जो डंठल होता है आपका, है ना, इस प्रकार से ये डंठल नहीं होता क्या, इनका भी नाम याद रखना है। पत्ते का डंठल, माफ़ कीजिएगा। इनके अलावा पत्ते में क्या होती है स्पेशल क्रिया? रंध्र के द्वारा क्या होती है? पेड़ पौधे में श्वसन होती है, ये ध्यान रखना है। बाद बाकी किस प्रकार की फेनरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, कौन फूल देता है, कौन फूल नहीं देता है, अच्छे से 22 मिनट के क्लास में हमने समझा दिया है। ऑल ब्रांच, उसे याद रखना है। ठीक है भाई। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और बागवानी हेतु फ्लोरिकल्चर भी कह देते हैं। चलते हैं आगे। भी आकार की घाटी नदियों के किस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है? देखिए, भी आकार की जो घाटी है ये नदी के अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। नदी बेसिकली दो प्रकार की क्रियाओं को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, एक तो अपर्दन है और एक आपका निक्षेपण है। निक्षेपण है। तो जो निक्षेपण का जो मेन आपका उदाहरण है ये है डेल्टा। डेल्टा का मैंने बनाया, बोला लेकिन लिखा त्रिभुज, ट्रायंगल, यानी डेल्टा का आकार त्रिभुज के आकार के जैसा होता है। दुनिया में सबसे बड़ी डेल्टा जो है ये सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा में क्या मिलेगा आपको? सुंदरी की वृक्ष मिलेगा, है ना। इनके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, मैनग्रोव वन मिलेगा, भारत और बांग्लादेश तक फैले मिलेंगे। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। तो मतलब कहने का ये था कि निक्षेपण के परिणाम स्वरूप डेल्टा। अगर कल होकर कोई पूछे कि भैया ये डेल्टा क्या होता है, तो ये होता है क्या डेल्टा? नहीं जी, डेल्टा तो एक साइन होते हैं जो हम मैथ के अंदर यूज करते हैं, है ना। एक लैम्डा भी होता है इस प्रकार से, है ना। लेकिन जो डेल्टा होती है वो क्या होता है कि नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप दलदली वाला जो है जमा हुआ एक मैदानी भाग होता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं, जो जनरली ट्रायंगल शेप का होता है। अब हम डेल्टा को समझ चुके हैं, आशा करते हैं। भी आकार की घाटी हो गया अपर्दन। अपर्दन का सबसे बड़ा जो नमूना है जिसे हम दर्शन करने जाते हैं ये है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? ऊंचाई से जब गिरती है वहाँ के नीचे मिट्टी हटा देती है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि भंवर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। यह आपने सुना होगा। पत्थरीली, ऊपर से पत्थर, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी, मिट्टी हट जाना, ये भी जगह को क्या कहा जाता है। ये सब हमने प्रैक्टिस सेट के दौरान अच्छे से आपको समझा दिया है। जलप्रपात से आपको 2-3 गो जलप्रपात का नाम भी पूछा जाता है। इंडिया में सबसे पहले पूछा अब जाएगा कि भाई इंडिया में सबसे हाइट वाली जलप्रपात कौन सी है? कूचिकल जलप्रपात। ये बराही नदी पर कर्नाटक के अंदर है। जो भी जलप्रपात हाईएस्ट वाला है वो कर्नाटक में है। जैसे इससे पहले शरावती नदी पर आपका जोग या गोरसप्पा, जोग फॉल या गोरसप्पा फॉल, या फिर इसे महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं। तो ये आपका शरावती नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर ही था, जो अब तक सबसे हाईएस्ट पीक मतलब वाटरफॉल हुआ करता था, लेकिन अब कूचिकल हुआ करता है। इसके अलावा नदी के अपर्दन से, या माफ़ कीजिएगा, नदी के निक्षेप से आपका जो है ना, जो खादर और बांगर मिट्टी का आपने नाम सुना होगा। खादर और बांगर ये क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी के 2 पार्ट है ना। जलोढ़ मिट्टी के 2 पार्ट है। इंडिया में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, 44%। खास करके गंगा मैदान में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दुनिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गंगा की ही है, इंडिया में, माफ़ कीजिएगा। इनके अलावा जो गंगा नदी बेसिन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा निवासियों को पनाह देते हैं। ये बात भी ध्यान रख लेना है यहीं पर ही, ठीक है। अब ये खादर बांगर के बारे में बताता हूँ। ये खादर है नवीन और ये बांगर है ओल्ड वाला जो है आपका जलोढ़ मिट्टी। अब मैं निकल जाता हूँ आगे, चल जाता हूँ थोड़ा सा आगे। तो भाई अभी आपने क्या समझा? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण में किसका योगदान? तो नदी का योगदान होता है। इसी प्रकार से काली मिट्टी बताए थे, आग्नेय चट्टान के योगदान होता है। अगर काली मिट्टी के निर्माण आपसे पूछ दिया है, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी इसे ही कहते हैं, अगर इसका निर्माण का प्रोसेस पूछ दिया है और ऑप्शन में आपका आग्नेय चट्टान या चट्टान से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 100% वहाँ
वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया रहेगा। क्या रहेगा भाई? ज्वालामुखी क्रिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, चलिए फिर से रिपीट करता हूँ। मेरा काम है सर आपको बताना, है ना, और आपका काम है सर थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि काम आपको ही आएगा। बहुत सारे बच्चे सफल हो गए, करीब 133-34 अब तक जो है, जो कहाँ पोस्टेड है ये मैं बता सकता हूँ। अधिकांश से बात भी होती है मेरी कभी कभी, वैसे तो नहीं, है ना। तो ये जो खुशी है ना इंटरनल लेवल की, कि भाई मैंने इस तरीके का फ़ायदा करा के दिया, आज वहाँ है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी होती है। और इसी के लिए मैं ये दिन रात अपना एक किया रहता हूँ, बाद बाकी और कोई ज़्यादा लालच नहीं है मुझे, है ना। देखिए मैंने बताया है कि जब ज्वालामुखी होती है और ये जो नीचे में जो द्रवीभूत शैल होती है, द्रवीभूत मतलब लिक्विड फॉर्म में जो है आपका पत्थर पिघला हुआ जो रहता है, शैल मतलब पत्थर होता है, तो इसे हम कहते हैं दादा मैग्मा। और ये जहाँ पे स्टोर रहता है इसे मैग्मा चेम्बर कहते हैं, ठीक है। अब ये जिस पाइप या फिर जिस मुख से ये बाहर आता है उस मुख को क्रेटर कहा जाता है। और ये जब यहाँ पे जमा हो जाता है यही चीज़, तो ठंडाने के बाद ये मतलब ये जब ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है, और जब ये जम जाता है तो चट्टानी रूप लेता है, और ऐसे चट्टान को हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसी का जब क्षरण हो जाता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है भैया। इस ज्वालामुखी प्रोसेस में राख, धुआं और कई सारे गैस निकलेंगे बाहर, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। पामेला हॉर्स का संबंध किस खेल से है? रात के 11-12 बज रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, कल सवेरे आप देख रहे होंगे। पामेला हॉर्स का संबंध ये जिम्नास्टिक से है, जिम्नास्टिक से पामेला हॉर्स का, है ना। इनके अलावा बहुत सारे खेल के आप सेक्टर में जाना, अभी मैं खेल से एक वीडियो करा दिया था, वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, जो बच्चे पीडीएफ लिए हो, जो पीडीएफ ग्रुप में हो। मेरा कहने का मतलब है आपने मेरे ऊपर अगर थोड़ा सा पैसा खर्च किया है, 49 रुपया, 99 रुपया या 100 रुपया, तो आप उससे ना कम से कम 100 टाइम फ़ायदा लेना है आपको, ठीक है। पर्दे पर उतारे जाने योग्य प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? देखिए पर्दे पर आप वही प्रतिबिंब को उतार सकते हैं जो रियल हो। प्रतिबिंब अपने पास दो प्रकार की होती है, एक तो रियल होती है और एक आपका इमेजिनरी होती है। रियल और इमेजिनरी प्रतिबिंब को दर्पण से रिलेट करिए साहब। कैसे रिलेट करेंगे? ये सबसे पहले कौन सा दर्पण है सर जी? तो ये है आपका, है ना, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब अगर लेफ्ट साइड बन रहे हैं तो ये सारे के सारे रियल प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन अगर यह एक ऐसे कंडीशन आता है कि जब ये राइट साइड में अपना प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे अपना प्रतिबिंब बनाता है, तो ऐसी स्थिति में ये इमेजिनरी प्रतिबिंब होती है। यानी अवतल दर्पण में आपका इमेजिनरी और रियल दोनों प्रतिबिंब एग्जिस्ट करता है, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण की बात करें, जिसका फोकस दूरी राइट साइड होता है, तो इसमें सिर्फ आपका इमेजिनरी प्रतिबिंब ही बनता है, इसमें कोई भी रियल प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग बताओ साहब। तो हजामती दर्पण या डॉक्टर यूज करता है आपका अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हम यूज करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण को रिलेट करिए मानव बॉडी से, तो जो आँख है आपका ये उत्तल लेंस के भांति काम करता है। माफ़ कीजिएगा, नाम है उत्तल इसीलिए मुंह से निकल गया, वो उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है हमारा आँख। आँख में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनती है सर? रेटिना पे बनती है। और आँख की जो प्रतिबिंब होती है साहब वो कैसा होता है? तो रियल होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और रिवर्स होता है, उल्टा होता है, RSR होता है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, आता हूँ फिर से दर्पण पे। देखिए दर्पण की सूत्र भी आपको याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहाँ पे VUF का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी। अगर लेंस के सूत्र निकालना है तो सेम सूत्र रहता है, बस प्लस की जगह माइनस शब्द लगा दीजिएगा साहब। बाद बाकी सारे वर्ड की मीनिंग मतलब लेटर की मीनिंग भी सेम ही रहती है लेंस के अंदर। तो ये सूत्र हो गया। बाद बाकी एक आराम से आपसे CGL छोटा सा हल्का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, तो आपसे पूछता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा मतलब रेडियस बाय 2, f बराबर r/2 होता है, इसीलिए r बराबर 2f होता है। ये एक सूत्र आपसे पूछता है। एक आपसे पूछता है कि भाई लेंस का सूत्र बता दीजिए, आपसे पूछता है ना। लेंस का मात्रक आपसे पूछता है तो क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस का मात्रक, एक ये पूछ देता है। एक स्पष्ट दूरी की न्यूनतम बिंदी पूछ देता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, आपसे ये पूछ देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या क्या पूछता है, ये जिस टीचर को पता हो उनसे आप ज़्यादा पढ़ें, है ना। क्योंकि एक चीज़ लेके क्वेश्चन लेके पढ़ा देना, तैयारी करके आना पढ़ा देना, ये एक अलग चीज़ है। उनको उस क्षेत्र की बहुधा नॉलेज होना एक अलग चीज़ है।
एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो सब बोल देते हैं, ये आया वो आया, लेकिन क्या क्या आता है इस बात पे ज़्यादा गौर कीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ वही बता सकता है जो खुद ही रण क्षेत्र में लड़ा हो, ठीक है ना। इनके अलावा शीशम, साल, सागवान किस प्रकार के वनों की प्रमुख उत्पाद है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, आपको लॉन्ग टाइम काम आएगा। देखिए, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, मरुस्थलीय वन, ये सब आपने बहुत बार सुना होगा। ये सब क्या होता है, आइए आज समझ भी लेते हैं। देखिए, पर्णपाती वन जो है ये क्या होता है सर कि साल में एक फिक्स टाइम में, आपने देखा होगा बसंत ऋतु के पहले एक फिक्स टाइम में जो है इनका सारा पत्तियां जो है धराशायी हो जाता है और जो वन है जग सूना सूना लगे, मतलब एकदम सूना सूना लगता रहता है। और जब पत्ता फिर आएंगे पल्लव तो फिर एकदम हरा भरा लगेगा। तो ऐसे वन को हम पर्णपाती वन कहते हैं। अब आते हैं सदाबहार वन। फिर मैं इसे रिलेट करूंगा वर्षा के टर्म में, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल घबराइए मत, कोई मैं फालतू की बात नहीं करूंगा। ये सदाबहार वन किसे कहते हैं? देखिए, सदाबहार वन में क्या होता है, कोई जो है पुष्प दे रहा है, कोई पौधे, कोई पत्ता गिरा रहा है, कोई नया पल्लव ला रहा है, कोई फल दे रहा है, किसी का फल पक रहा है। तो ऐसे जो पेड़ पौधे वाली वन होते हैं उसे सदाबहार कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैथ के गुरुजी आपको बताते हैं दिस इज एवर ग्रीन ट्रिक, या एप्लीकेबल होगा चाहे आंकड़ा कोई भी हो, ऐसे बहुत सारे ट्रिक है ना। मैं भी पहले मैथ पढ़ाया था ग्रुप डी के समय और काफ़ी बच्चे मैथ के लिए भी मेरे से जुड़े हुए थे, है ना। तो ऐसे जो एवरग्रीन ट्री वजह से, तो ऐसे ही इसका नाम एवरग्रीन सदाबहार, मतलब हमेशा हरा भरा दिखियो, है ना, हमेशा हरा भरा दिखेगा, उसे सदाबहार कहते हैं। अब आइए इसे वर्षा के टर्म में रिलेट करते हैं। देखिए, पर्णपाती वन में वर्षा कितना होगा? अभी देखिए, पर्णपाती वन भी दो प्रकार के होते हैं, आप पढ़िए तो पूरा ही पढ़ लीजिए। देखिए, एगो शुष्क वन का होता है, एगो आर्द्र पर्णपाती वन होता है। अब शुष्क से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सूखा बात कर रहा है, और आर्द्र मतलब तर, गीला, है ना, वेट, है ना। तो ये जो शुष्क होता है यहाँ पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा होती है, और जो आर्द्र पर्णपाती वन होती है ये 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक सालाना वर्षा होती है, ठीक है भाई। अब यहीं पर ही सदाबहार वन को जान ले तो ज़्यादा बेटर है। सदाबहार वन अभी क्या होता है मैं बता चुका हूँ। अब सदाबहार वन को वर्षा से रिलेट करेंगे तो 100 से 200 सेंटीमीटर के से अधिक, ये वाला जो से अधिक टर्म है ना, यही इसको वर्षा के मामले में अलग बनाता है। नहीं तो पर्णपाती वन में भी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है साहब, लेकिन सदाबहार वन में क्या होता है, 100 से तो होता ही है लेकिन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है सदाबहार वन के अंदर, ठीक है भाई। अब इनके उत्पाद देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा शीशम, साल, सागवान, ये आपका पर्णपाती वन के उदाहरण है। सदाबहार वन की उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में छपती है वो है महोगनी, अबुनस, महोगनी, अबुनस, रेडवुड, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, सॉरी, है ना। ये भी एक जो है ना पिक्चर आया था। तो ये क्या है, रेडवुड, ये रेडवुड चंदन मत समझ लेना, है ना। तो ये जो है आपका पतझड़ी सदाबहार वन में पाई जाती है। अभी आपका सीपीओ ने क्वेश्चन पूछा है कि वेस्टर्न घाट के अलावा निम्न में से किस जगह पे सदाबहार वन पाए जाने की आदर्श स्थिति होती है? सदाहरण नहीं भाई, सदाबहार, है ना। तो ये जो है आपका कहाँ पे होता है, एक तो वेस्टर्न रीजन में होता है। जो भी आपका वेस्टर्न यहाँ पे इस बेल्ट में जो भी आता है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में भी है ना, ये गुजरात में कच्छ वगैरह में भी है। तो यहाँ पे भी आपको सदाबहार वन, गुजरात कच्छ में मैंग्रोव भी पाया जाता है। तो ये वाली बेल्ट में आपको सदाबहार वन पाए जाएंगे। बाद बाकी ये वाले इलाका में भी सदाबहार वन पाया जाता है, जैसे असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा, मेघालय सबसे बड़ा तो ये है, मेघालय में भी पाया जाता है। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में आप आएंगे तो अंडमान निकोबार में भी जो है आपका क्या पाया जाएगा, सदाबहार वन
पाया जाएगा। तो ये सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या होता है, वर्षा को कैसे रिलेट करते हैं, इसका उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में हमने समझ लिया है। इसके अलावा जीएसटी स्लैब भारत के कुल कितने भागों में विभक्त है। मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि इसके बाद मुझे आराम ही करना है, तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी आराम से पढ़ना चाहिए। जीएसटी स्लैब जो है ये 5 भागों में विभक्त करते हैं, 0%, 5%, 12, 18 और एक है हमारा 28। अब जीएसटी को समझेंगे साहब थोड़ा सा, है ना। देखिए जीएसटी का जो संवैधानिक संशोधन विधेयक नंबर था ये हमारा 126वां था। आए ये क्या सही सुन रहे हैं आप। और जो जीएसटी का संशोधन हुआ था 101वां था। इसको हम देहाती भाषा में समझने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए पिताश्री से आप 5 बार पैसे मांगते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो 5 बार में से 4 बार पैसे मिल सकता है और 1 बार क्या मिलेगा, लाफा, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितनी बार आपकी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए सब के सब पारित ही हो जाए और संशोधन हो ही जाए। उसी प्रकार से ये नंबर था 126वें का, है ना, और किया गया जिससे अमल में लाया गया 101वां से। ठीक है मेरे भाई, समझ गए, जीएसटी स्लैब समझ गए। अब जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है और कौन सा आर्टिकल है, 279A आर्टिकल है। गठन करते हैं प्रेसिडेंट महोदय, है ना, और इनमें अध्यक्षता कौन करते हैं भाई, वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण वर्तमान में। इनमें कितने सदस्य होते हैं भाई, 33 होते हैं। ये किस रेशियो में है, 2+31। अब ये 2 क्या है, 31 क्या है, तो 31 है आपका यूटी प्लस स्टेट के सदस्य और 2 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सदस्य। याद रखना होगा, ये चेन सब आपके काम आएंगे। आरबीआई में आरबीआई में निकल गया मुंह से, तो आरबीआई क्या होगा भाई, 4+1 गवर्नर को रखता है, 4 डिप्टी गवर्नर और 1 मुख्य गवर्नर जैसे शक्तिकांत दास। और जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यहाँ पे टोटल 34 होते हैं, यानी 1+33 होते हैं। 33 जज होते हैं, 1 मुख्य जज होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रहेगी, चलते हैं आगे। इसके अलावा FIH 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का मस्कट क्या था। मस्कट मीन्स शुभंकर। ये आपका क्या है, ओली। ओली किसके नाम पे है, रिडले। ओलिव रिडले कछुआ रहता है ना, उस उड़ीसा में पाया जाता है। रसीकुला तट है उड़ीसा के अंदर, है ना, तो ये ओली कछुआ के नाम पे है। इसी प्रकार से 37वें राष्ट्रीय खेल हुआ था सर गोवा के अंदर, तो वहाँ पे जो मस्कट का नाम रखा गया था मोगा नाम रखा गया था, मोगा। इसी प्रकार से सर दिसंबर 2023 में खेलो पैरा गेम हुआ था, खेलो इंडिया पैरा गेम पहला संस्करण था ये। तो यहाँ पे जो शुभंकर का नाम रखा गया था, ये नाम रखा गया था उज्ज्वला। उज्ज्वला बेसिकली एक गोरैया के नाम पे रखा गया है। सर पेरिस में ओलंपिक हुए 2024 में, यहाँ का जो शुभंकर था ये फ्रीजियन कैप है ना, फ्रीजियन कैप को रखा गया था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ एक शुभंकर, बाद बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर क्या है, बेल्लू नचियार, है ना, ध्यान रखना होगा। FIH 2023, FIH जब भी लिखा रहे समझिए हॉकी से है, ठीक है। तो FIH 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का मस्कट, ये तो ये बता ही दिए। ये अच्छा, विजेता कौन रहा, उपविजेता कौन रहा, तो जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम हुआ था ओडिशा के 2 स्टेडियम, कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, इनके अलावा अनगार्डेड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक लेखिका कौन है भाई, तो ये है मिताली राज। मिताली राज वही शख्सियत हैं महिला में जिन्होंने 10,000 रन भारत के लिए तो अन्य सभी फॉर्मेट में मिला के बनाया। 21,000 हुआ जी, हाँ एक और हो गया। इनके अलावा जो मिताली राज का किताब हो गया केले का, मतलब जो खिलाड़ी हैं और महिला हैं उनमें जो अगर आप किताब की बात करेंगे तो पूछा जाता है एस एगेंस्ट ऑड्स, ये पूछा जाता है। ये सानिया मिर्जा का है। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग टू विन, ये है साइना नेहवाल का। प्लेइंग इट माई बे है आपका, है ना, मैं वे, ये है सचिन तेंदुलकर का, इसे ध्यान रखेंगे। सेंचुरीज नॉट एनफ सौरव गांगुली के हैं। बाद बाकी अगर फिल्मी हीरोइन की किताब बात करेंगे तो प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर और आयुष्मान खुराना की जो पत्नी है ना, ताहिरा कश्यप, इन तीनों की किताब ज़्यादा पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो एक का नाम है, प्रियंका चोपड़ा वाला किताब का नाम है अनफिनिश्ड ए मेमोइर,
करीना कपूर की किताब की नाम है प्रेगनेंसी द बेविल, और ताहिरा कश्यप की किताब की नाम क्या है भाई, 7 सिंस बीइंग मदर। इस प्रकार से, ठीक है। चलते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में क्या रखे गए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में है आपका हेलोजन फैमिली है। 18 यानी अंत में क्या है, नोबेल गैस है, जिसे हम इनर्ट गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, है ना। 3 से 12 तक का बता दिया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं। 1 और 2 वर्ग को हम अल्कलाइन मेटल कहते हैं। जो नीचे 2 ऐसा रहता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। इन दोनों में 15-15 तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाए गए हैं, जिनकी प्रिंटिंग किसकी है, ये मतलब प्रिंट किसका है, मोस्ले साहब का है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैंने आज सवेरे टेलीग्राम पे डाला था, हालांकि ये परसों शाम में ही कमेंट किया था कि बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें से एको गो क्वेश्चन आपके पढ़ाए से बाहर नहीं आया है। सबसे पहले अगर मान लीजिए ये बच्चा अतिशयोक्ति करके अपने तरफ से मेरी मुझे जो है एक ये देने के लिए, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बात कर रहा हो, तो मैं 90% मान लेता हूँ कि 10% फेंक रहे होंगे। फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए बात बोल रहा हूँ कि जो हमारा BSSC वाला जो है बैच, जो 40 क्लास की अपने आप में सफिशिएंट वाला बैच है, ये आपको बिहार के दरोगा हो, पुलिस हो, BPSC का प्रे हो, बिहार SSC हो, CGL 4, 3, 5 जो भी होता है, फायरमैन हो, क्या कहा होता है, सब में उसी शिद्दत से काम करेगा, है ना। सब में उसी शिद्दत से काम करेगा, ठीक है। कंटेंट को जो है ना मेहनत के पसीने से सींचे हैं हम। जब बहुत शर्म आता है मुझे जब बच्चे मैसेज करके बोलते हैं प्रीवियस ईयर मिलेगा क्या। अरे प्रीवियस ईयर पढ़ने से तुम्हारा नौकरी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। रिजल्ट हो भी गया ना, मेरिट नहीं बनेगा तुम्हारा, लिख ले कहीं पे, नहीं होगा। प्रीवियस ईयर से हूबहू 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के आइडिया के अनुसार क्वेश्चन जरूर आते हैं, जो मैं कर रहा हूँ और भी टीचर कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको नमन है ना। चलिए, तानसेन सम्मान 2023 की विजेता कौन है? पंडित गणपति भट्ट है। अब ये तानसेन सम्मान, तानसेन नाम जुड़ा हुआ है अकबर के नवरत्न से, है ना। अकबर के नवरत्न में तानसेन भी थे। तानसेन क्या है भाई? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्या से जुड़े हुए हैं। तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? राम तनु पांडे था, ध्यान रखेंगे। तो जो तानसेन सम्मान 2023, ये तानसेन सम्मान कौन राज्य के सरकार देते हैं? MP के सरकार देते हैं। गणपति भट्ट साहब को दिया गया है। गणपति भट्ट साहब किराना घराना से संबंधित है। किराना घराना, बाद में इन्होंने ग्वालियर घराना भी ज्वाइन किया था, तो ये ग्वालियर घराना से भी संबंधित हो जाएंगे। और ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कलाकार रहे हैं और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। आपको पंडित भीमसेन जोशी साहब याद होंगे, वो भी कर्नाटक में ही जन्म लिए थे, जिन्हें 2008 में, है ना, भारत सरकार के द्वारा संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित करा गया था। अमित गोस्वामी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमित गोस्वामी का संबंध सरोद से है। अमित गोस्वामी का संबंध सरोद से है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरोद से। बाद बाकी आप टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे, वाद्य यंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काम आवेगा। हिमालय का निर्माण कौन से 2 प्लेटों के टकराने से हुई है? तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है हिमालय का निर्माण। हिमालय किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है साहब? बलित पर्वत का उदाहरण है साहब। न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। हिमालय के जगह पे पहले कौन सा सागर हुआ करता था? टेथीज सागर हुआ करता था। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की हाइट कितनी है? 8850 मीटर है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है, जो उस समय भारत के महासर्वेक्षक हुआ करता था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं?
सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, इनके अलावा हिमालय को नदियों के आधार पे कितने पार्ट में बांटे हैं अपन? 4 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है सर? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। नदी वाला जो है मैं बता दिया था कहाँ से कहाँ किया, किसे कहते हैं? पंजाब वाले को कहते हैं सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं को कहते हैं सतलज से काली, काली से है ना तीस्ता कहते हैं नेपाल को, और तीस्ता से देहांग कहते हैं असम हिमालय को। फिर बंटवारा के आधार पे भी 4 प्रकार के हैं, ट्रांस हिमालय है ना, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक। शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी है हिमालय का, है ना। मज़ा आए तो ताली भी बजा देना। चलते हैं आगे। ठीक है, इनके अलावा बाथुकम्मा नामक त्यौहार तेलंगाना में कितने दिनों तक चलती है? सबसे पहले ये 9 दिनों तक चलती है और ये अपना डीपी के समय चलती है, दुर्गा पूजा के समय चलती है ना। जो बच्चा टेलीग्राम वगैरह पर बोलता है ना डीएम मी, तो इसका मैं मीनिंग नहीं जान रहा था और किसी से पूछना नहीं चाह रहा था। कल पता चला इसका मीनिंग होता है डायरेक्ट मैसेज। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ भी सीखना बाकी है ना। इसके अलावा ये हो गया बाथुकम्मा। बाथुकम्मा तेलंगाना का है, इसमें देवी गौरी की पूजा करी जाती है और है ना, इन्हें फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। मैंने कहा था सर कि फूलों का त्यौहार बहुत आंसर वेरी करता है। एक फूलदेई होता है ना, ये आपका उत्तराखंड का है, जबकि एक आपका एंथूरियम भी होता है। एंथूरियम ये पूर्वोत्तर भारत में होती है एंथूरियम, है ना। तो ये फूलों से संबंधित कई प्रकार के त्यौहार हैं, लेकिन फूलों का त्यौहार बाथुकम्मा को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप आएंगे पोंगल, ये पोंगल हो गया, ये हो गया भैया छठ पूजा, ये हो गया भैया अम्बुबाची मेला। क्या हो गया? अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला। ये हो गया भाई मेथाराम जात्रा मेला, है ना। ये हो गया मेथाराम जथरा मेला, मेथाराम जथरा मेला। ये सभी के सभी 4 दिनों तक चलती है। ठीक है भाई, ये चारों जो आपने देखा ये 4 दिनों तक चलती है। ये है भाई बस्तर दशहरा। ये है क्या भाई? बस्तर दशहरा। ये बस्तर कहाँ पे है सर? छत्तीसगढ़ में। हमारी अधूरी कहानी वाला आपने देखा होगा, वहाँ पे दिखाया है इस इलाके को। 75 दिन तक चलती है दशहरा बस्तर में, है ना। उसका एक सॉन्ग है, कहो तो सुना दूँ एक लफ्ज, है ना, सुनाता हूँ। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमी ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। अब ज़्यादा सेंटी मत हो, चलो आगे। ये हो गया। इनके अलावा हाँ, ये जो राजस्थान का है आपका गणगौर त्यौहार, वो 18 दिनों तक चलती है गणगौर त्यौहार। ओणम त्यौहार आपका केरला में होती है, 10 दिनों तक चलती है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है आपका 10 दिन तक नागालैंड में चलती है। सेकरेनी महोत्सव ये भी नागालैंड का है, 10 दिनों तक चलती है। तो ये कुछ मेजर इवेंट, मेजर त्यौहार को ध्यान रखेंगे। छठ पूजा बता दी। कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य थे? 3 गो। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टोफर्ट क्रिप्स। ये जो है 3 गो सदस्य थे। आपसे पूछता है भाई कैबिनेट मिशन किस लिए? तो संविधान के लिए। आएगो पूछता है माउंटबेटन योजना किसके लिए? तो विभाजन के लिए। ये दोनों याद रखिएगा। भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल आएगा आपको थाइलोफाइटा समूह में। किस में आएगा? थाइलोफाइटा समूह में आएगा। ये सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है थाइलोफाइटा, जिसमें शैवाल आता है, कवक आता है, जीवाणु आता है, विषाणु आता है, सब आ जाता है। फियोफाइटा कहते हैं अपन भूरा शैवाल को। लाल शैवाल को हम रोडोफाइटा कहते हैं। तो रेड रोडो याद रहेगा, सेम है। इसके अलावा जो ग्रीन शैवाल होता है उसे हम क्लोरोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइटा कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेंगे, काम आवेगी। भारत में कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? संसद। देखिए संसद के कितने अंग होते हैं? 3। प्रेसिडेंट होते हैं,
राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं। प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है? 52 है। वैसे बहुत आर्टिकल है, लेकिन भारत में एक राष्ट्रपति होगी, आर्टिकल 52 कहता है। राष्ट्रपति राज्यसभा आर्टिकल 80 में कहता है और लोकसभा आर्टिकल 81 में कहता है। और ओवरऑल संसद के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 है। तो मैंने संसद के अंग और उनके आर्टिकल आपको बताया है। अब मैं बात करता हूँ कि भारत में जो आपका है ना, सरकार को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सरकार पे चर्च करते हैं, है ना। सबसे पहले सरकार पे चर्च करते हैं। जब हम लोग छोटे थे, छठा सातवां में पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक नागरिक शास्त्र करके किताब पढ़ाया जाता था सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ना सरकार जब टीचर बोलते थे, मुर्तुजा सर हमें पढ़ाया करते थे, है ना। मेरे गांव से थोड़ा दूर के हैं। अब तो सर शायद है कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन से नहीं देखे हैं, है ना। तो सरकार को मेरे को क्या लगता था कि जो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है ना, वो सरकार है। क्योंकि गांव घर में नहीं आप देखते हाथ जोड़ के नमस्कार सरकार, है ना। तो मेरे को लगता था कि अमीर आदमी को सरकार बोलते हैं यार। फिर बाद में पता चला ये मामला दूसरा है, ठीक है। देखिए, तो सरकार जो है, सबसे पहले सरकार का प्रमुख कौन होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख जो होता है ना, ये पीएम होता है। कौन होता है भाई? पीएम होता है। और राज्य सरकार का प्रमुख कह देगा तो सीएम हो जाएगा, और क्या, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कार्यपालिका का प्रधान केंद्र में कहता है तो क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर कार्यपालिका का वास्तविक उपयोग या पावर का उपभोग या वास्तविक प्रधान कौन होता है, इतना भी कह दिया तो पीएम आंसर मार देना है, ठीक है। राज्य में यही चीज़ सीएम और गवर्नर को रिलेट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ मैंने राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बताया वहाँ पे आप गवर्नर को रखेंगे, जहाँ जहाँ हमने पीएम बताया वहाँ सीएम को रख देना है। काम खत्म। चलते हैं आगे। ए लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक है भैया नटवर सिंह का। नटवर सिंह नेता थे। न्यूटन नेता ही थे ना, नेता ही थे। न्यूटन के किस नियम को बल का व्यंजक जो है प्राप्त होता है? सेकेंड वाला। एगो बल का नहीं कि F बराबर m है ना। इनके अलावा जो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है, इससे क्या मिलता है हमें? बल का परिभाषा मिलता है। क्या मिलता है सर? बल का परिभाषा मिलता है पहला वाले से। न्यूटन ने गति का भी नियम दिए हैं, क्या गो? 3 गो। इनके अलावा और क्या बताया था? शीतलन का नियम भी बताया था न्यूटन साहब का। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया था। न्यूटन साहब की किताब का नाम क्या है भाई? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नाम की किताब है, ठीक है। ये चलेंगे आगे, चलते हैं। शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन किस देश के हैं? तो ये आपका नॉर्वे का। आर प्रागनंदा ने इन्हें ही हराया था। आर प्रागनंदा, है ना। इनके अलावा जो अभी यानिक सिनर सुर्खियों में है, ये कौन है भाई और क्यों चर्चा में है? तो ये इटली का है, जो ग्रैंड स्लैम अभी जीते हैं, है ना। ये कहाँ के हैं? इटली के हैं, यानिक सिनर, ठीक है। इनके अलावा अरियाना सबलेंका, ये भी जीती है। अरियाना सबलेंका, ये कहाँ की? अरियाना सबलेंका ये महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये आपका बेलारूस का है। कहाँ का है? बेलारूस का है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड, नोवाक जोकोविच सर्बिया, ये सब काफ़ी पुराने और पॉपुलर हैं। तो ये आपसे पूछते ही रहते हैं और आप भी बताते ही रहते हो। पट्टादकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनाया था? देखिए, पट्टादकल में क्या है ना कि मंदिरों का समूह है। तो उस मंदिर में जो समूह है उसके अंदर एक जैन मंदिर है। तो जो जैन मंदिर है वो तो बनाया था राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, लेकिन जो अन्य मंदिर बच गया इनको बनाए थे चालुक्य। कौन बनाए थे भाई? चालुक्य। चालुक्य बनाए थे। चालुक्य वंश के संस्थापक कोई बच्चा? पुलकेशिन फर्स्ट कहना है, सेकंड नहीं कह देना धप्प से, फर्स्ट कहना है। क्योंकि पुलकेशिन सेकंड बड़े प्रतापी राजा हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया, लेकिन इस वंश के हुए, न कि फाउंडर है, ठीक है। समझ में आया? इनके अलावा मंदिर में जैसा कि आप महाबलीपुरम का जो है रथ वाला वो कौन बनाए? इनके अलावा अजंता एलोरा किससे संबंधित है? न कैलासा मंदिर किससे संबंधित है? ये आपसे पूछता है ना, भगवान विष्णु। इनके अलावा विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश कौन थे भैया? अरबिदु। मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन करता है। कौन कौन करता है? संगम करता है, तुलवा करता है, सुलुवा करता है और अरबिदु करता है। सबसे पहले संगम आते हैं 1336 के दौरान, हरिहर एवं बुक्का से स्टार्टअप होती है। अरबिदु लास्ट रहता है।
तुलु वंश से कृष्णदेव राय हैं और ये कृष्णदेव राय को अपने को पढ़ना होता है क्योंकि इनकी काफ़ी सारी उपलब्धि हैं, जिनमें आपका एक नागलपुरम का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नागलपुरम है ना, नागलपुरम शहर का निर्माण किसने कराया, तो कृष्णदेव राय ने। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि भाई अमुक्तमाल्याद नामक किताब किन्होंने लिखा, तो ये भी कृष्णदेव राय ने। 1894-95 में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो गांधी जी ने। देखिए इसकी ऑथेंटिक काल 1894 ही होगा और या फिर इस प्रकार से हाइफन से लगा रहेगा, ठीक है, इसलिए 94-95 दोनों लिख दिए हो। अगर 94-95 दोनों आ जाता है तो 94 आंसर करना है, ठीक है। इनके अलावा देखिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। इनके अलावा गांधी जी इंडिया में 1917 से चंपारण सत्याग्रह से इंडिया में मतलब सत्याग्रह स्टार्ट किए और पूरे देश स्तर पे पहला सत्याग्रह इनका 1920 में असहयोग आंदोलन था। फिर मैंने पूरा इस भी ऊपर बता दिया था क्या, 1922 में इन्होंने चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद किए। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाले। 1931 में गांधी इरविन समझौता करा। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 1932 में पूना पैक्ट करा। 1930 में दांडी मार्च करा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करा और 1948 में दुनिया को छोड़े। तो ये गांधी जी का कुछ इसभी है, क्रियाकलाप है। बाद बाकी मैंने बताया था कि गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के मंच पे कब देखे गए, 1901 में देखे गए। ध्यान रखेंगे 1901 में ही आपका क्या होता है, नोबेल प्राइज की शुरुआत भी होती है। 1901 में क्या होता है, डिगबोई में पहली बार इंडिया में तेल की खनन में मतलब खुदाई भी की जाती है या पता चलता है ना। तो चीज़ों को रिलेट करेंगे, पिन में बांधेंगे, दिमाग एकदम कूल रहेगा और एग्जाम भी बल्ले बल्ले होगा। इनके अलावा भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे, रिसरा में 1855 में करा गया था। इसकी ईस्वी लिख लीजिएगा। जूट जो है ये आपका खरीफ के फसल में आ जाएगा ना, खरीफ के फसल में आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत में पहला कपास का मिल, तो क्या बताना है, पहला कपास का मिल मुंबई में लगाया था। हालांकि मुंबई से अलग भी लगाए गए थे लेकिन वो सफल नहीं रहे थे, सफल मुंबई में रहे थे। कपास के जगह पे सूती वाला बात भी हो सकता है, सूती मिल है ना, सेम चीज़। कपास के उत्पादन में इंडिया पहला स्थान पे है, काली मिट्टी का फसल है ये। इनके अलावा राजसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना कौन है, रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित है और ये राज्यसभा में नामांकित होने वाली जो 12 जन नहीं होता है क्या नॉमिनेट, तो इनमें जो नृत्यांगना की बात करेंगे तो रुक्मिणी देवी होगा। और अगर अभिनेत्री की बात करेंगे तो नरगिस दत्त होगा, है ना, नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा जनगणना 11 का थीम क्या था, जन भागीदारी से जन कल्याण। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे जनगणना 2011 कितने चरणों में, तो 2 चरणों में। अभी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो क्या गो चरण में हुआ है, तो कहेंगे 7 चरण में। क्या गो चरण में, 7 चरण में हुआ है। जनगणना का इतिहास अच्छे से बता दिया हूँ, पूरा डेटा आपके माथा में फिट कर दिया हूँ। एग्जाम में जो है कंप्यूटर फुटवे करेगा पक्का। इनके अलावा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष 2027 कहाँ होगी, तो ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। कंप्यूटर फुटने का मतलब क्वेश्चन फुटेगा उसके अंदर जो रहेगा, है ना। इसके अलावा अगर बात करेंगे 2028 में ओलंपिक कहाँ पे होगी, तो लॉस एंजिलस में होगी। और 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होगी, ब्रिस्बेन के अंदर होगी। और 2036 का ओलंपिक कह रहे थे कि इंडिया में होगा। यार पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि पदक तो नहीं मिला जी, गोल्ड नहीं मिला, है ना। इनके अलावा जो है आपका 2026 का एशियाई खेल जापान में होगा जी। 2025 का अंडर-19 महिला T20 जो क्रिकेट है ये आपका मलेशिया में होगा। 2025 का महिला ODI वर्ल्ड कप भारत में होगा। ये सब ध्यान रख लेंगे, काम होगा। और 2026 का जो फीफा है वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कौन सा फ्रांसीसी यात्री भारत में 6 बार यात्रा किए थे, ये थे भाई फ्रांसिस ट्रेवनियर। अग्नाशय रस से निकलने वाला जो इंजाइम होता है ट्रिप्सिन, तो किसके पाचन पर मदद करता है, ट्रिप्सिन जो है ये आपके प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन भी है ना, लेकिन ये अलग जगह से निकलता है, ये आपका पेटवा से निकलता है। और ये जो है पेप्सिन के अलावा एक और कौन है भैया, रेनिन। पेप्सिन और रेनिन ये दोनों भी प्रोटीन पे काम करता है, लेकिन पेप्सिन जहाँ पे मतलब कोई भी प्रोटीन पे काम करता है, वहीं रेनिन जो है स्पेसिफिक ये केसिन पे काम करता है। और केसिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध या दूध उत्पाद में पाया जाता है। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे कि भोजन में का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुख से स्टार्ट होता है, मुख से। मुख में लार होता है और लार में होता है टाइलिन। तो ये टाइलिन जो है भोजन पचाने के लिए स्टार्ट कर देता है काम मुँह से। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खाना में जीवाणु वगैरह जो आ जाते हैं तो किसके माध्यम से जो है समाप्त हो जाता है पेट के अंदर, तो HCl स्नान करने से। ठीक है, छिट्टा मारता है डुबुक डुबुक, और जो है क्या होता है भाई,
मर जाते हैं, जो जीव जवानु गलती से चले गए होते हैं, उनको भी लगता होगा कहाँ आ गए यार। इनके अलावा चलते हैं आगे। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं है कि क्वेश्चन पूछने के लिए रखा हूँ। पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक बता दिए थे, महिला में कौन थी? वो दीपा मलिक मैडम है ना, दीपा मलिक मैडम। इनके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है पैरा ओलंपिक के अंदर 1965 में है ना मुरलीकांत पेटकर, इनका नाम है मुरलीकांत पेटकर जी जो है, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे पैरा में पहली बार। और इनके नाम पे अभी पिक्चर बन गया है चंदू चैंपियन। कौन सा भाई? चंदू चैंपियन पिक्चर बन गया है। तो ये पिक्चर बन गया है तो एग्जाम में तो आना ही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडलिस्ट कौन है भाई? मुरलीकांत पेटकर। एशियाई खेल में छोड़िए, ये कौन है भैया? एक और मिल्खा सिंह से कौन सा क्वेश्चन पूछता आपका? क्या है रे भाई वो? राष्ट्रमंडल खेल में पहला गोल्ड कौन? तो मिल्खा सिंह। अब मैडम में रूपा उन्नीकृष्णन। ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा। कम से कम ये 3-4 तो जरूर याद रखें। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान अधिकार देता है? क्षमादान होगा, और ये राष्ट्रपति के लिए है भैया तो होगा 72। एक्चुअली क्या है कि गवर्नर वाला लिखा गया है, गवर्नर का जो अधिकार है ना क्षमादान का, वो आर्टिकल 161 है, और राष्ट्रपति का जो है वो सीधा 72 है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखना होगा आपको। इनके अलावा तवांग मठ कहाँ पे है? देखिए तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, रुमटेक मठ है सिक्किम में, धमेख स्तूप है उत्तर प्रदेश में, केसरिया स्तूप है आपका बिहार के अंदर, केसरिया बालम पधारोनी है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे। बराबर की गुफा है बिहार के अंदर, बराबर की गुफा है। सांची का स्तूप है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पिपराहवा स्तूप कहाँ पे है? पिपराहवा स्तूप आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इनके अलावा मध्य प्रदेश के सतना में एक और कोनो स्तूप है जी, भरहूत स्तूप है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? पानी पी लेता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास है ना। कौन है भैया? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है। और भी अगर बात करेंगे चित्तरंजन दास से कोई क्वेश्चन को रिलेट करना चाहे तो आप 1923 वाला स्वराज पार्टी को रिलेट कर सकते हो। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस साहब से तो क्वेश्चन की भरमार है। अगर आपको बात करेंगे कि भाई अब जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो पहली बार कब मनाया गया? तो 2021 में मनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कब कहे थे? तो 1944 में कहे थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को पूर्ण रूप से अध्यक्षता कब संभाले थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस किस कांग्रेस के अधिवेशन में मतलब रिजाइन दे दिए थे? तो 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। एक क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस साहब को इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता कौन संभाले थे? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद साहब 1939 वाला इस्तीफा के बाद संभाले थे। आपसे क्वेश्चन आता है 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कौन खड़े थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। ये किनका कैंडिडेट था? महात्मा गांधी का। चलते हैं आगे। फॉरवर्ड ब्लॉक से कौन जुड़े रहे? सुभाष चंद्र बोस साहब जुड़े रहे। लूसीफर ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं, ये सब जो है सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ये कहते हैं भैया लूसीफर कहते हैं, ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। समझ में आए? अब आते हैं शॉर्ट में ग्रह समझा देते हैं। ये रहा सूर्य है ना, और ये जो नज़दीक के 4 गो ग्रह हैं और ये जो दूर के 4 गो ग्रह हैं, ये है भैया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 4 को कहते हैं हम आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक मतलब अंदर के साइड है, या फिर हम इसे पृथ्वी इसमें जो होने के कारण इसे पार्थिव ग्रह भी कह देते हैं। इसे हम कह देते हैं सघन ग्रह भी कह देते हैं। तो ये तीनों इन 4 का नाम है। और ये जो 4 गो बाहरी हो गया, इनको बाहरी ग्रह कहते हैं, या फिर इसे गैसीय पिंड वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर सघन नहीं होते हैं पृथ्वी के जैसा, है ना, ध्यान रहेगी ना। इनके अलावा जो है सबसे कम समय में जो है
आपका सूर्य का परिक्रमा बुध लगाता है और सबसे अधिक समय में वरुण लगाता है। बुध बट्टा वरुण ये जो है परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा और परिभ्रमा बता दिए थे। परिक्रमा आप मंदिर को करते हो, अगर खुद ही अपने अक्ष पे जैसे लट्टू अपने अक्ष पे रोटेट होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो परिभ्रमण जो है ये परिभ्रमण में केस में उल्टा है। सबसे तेज परिभ्रमण करता है जुपिटर यानी बृहस्पति, और सबसे स्लो परिभ्रमण करता है कौन? शुक्र। हाँ तो समझ गए, इन्हें ध्यान रखिएगा, है ना। चलते हैं हम आगे। इनके अलावा आगरा के किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां। खुद आगरा का किला का निर्माण कौन करवाया था? तो अकबर। गुरु केलुचरण महापात्र पद्म विभूषण कब मिले थे? 1986 में। और गुरु केलुचरण महापात्र सृजन नामक संस्था की स्थापना कब किए थे? 1993 में। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो न्यू वाली सीरीज है 30 सीरीज, वहाँ पे शायद ये मिस्टेक से 1994 लिखा गया है। ठीक है, ऐसा लिखा गया है, तो इसको सभी बच्चा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ध्यान रखना इस बात को, ये एक दो बार और याद दिला दूंगा। इनके अलावा रामगुंडम थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तेलंगाना में है। रामगुंडम नाम से है। कलपक्कम, है ना, कलपक्कम कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा कलपक्कम। इनके अलावा रावत भाटा कहाँ रहेगा? रावत भाटा, कलपक्कम, नरौरा, ये सब ध्यान रखेंगे। सुल्तान जौहर कब 23 में भारत की रैंक 3rd थी यानी कांस्य पदक प्राप्त किया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब होती है? 2000 में। जनधन की 2014 में। मुद्रा की 15 में, है ना। कौशल विकास योजना की 16 में। इनके अलावा विश्वकर्मा की 23 में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में। ये सब ध्यान रखना भाई, है ना। इनके अलावा वर्ष 2024 को क्या मिलेट्स वर्ष घोषित किया यूएनओ, और 23 को क्या किया था? बाजरा या मिलेट्स वर्ष। रामपुरवा बेल कहाँ स्थापित किया गया? राष्ट्रपति भवन में। रामपुरवा बेल का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। आप जो नया वाला संसद भवन बना है वहाँ पे क्या रखे हैं आप? सेंगोल रखे हैं। बाणभट्ट किसकी दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, है ना। इसके अलावा जो आपका प्रयाग प्रसिद्ध थी, हरिसेन किसके दरबारी थे? समुद्रगुप्त के, है ना। जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। ये सब ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध भरतनाट्यम से अच्छे से समझते हैं। भरतनाट्यम क्या होता है? सादी रट्टम एक खार्ज, है ना। जाति स्वरम शब्दम तिल्लाना, है ना। बज्जबूर, पंडनल्लूर, है ना। इनके अलावा और क्या है भाई? इनके जो ये है रुकिए ना, अभंग, त्रिभंग, श्रीभंग, शारीरिक हाव भाव, ये सारे के सारे जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। झूमर नृत्य का संबंध झारखंड से है। झारखंड में आप सरहुल त्यौहार मनाना उधर, है ना। इनके अलावा रोहिणी जो है आपका एक नृत्य होता है, फेस्टिवल होता है, ये कर लेना। इनके अलावा झारखंड के अंदर आप छठ भी कर सकते हो अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो। झारखंड के अंदर आप कुरुख भाषा बोलना, है ना, कुरुख भाषा। झारखंड के अंदर स्लैश एंड बर्न को कुरुवा कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ये सब झारखंड की चीज़ है। झारखंड के अंदर पारसनाथ की चोटी याद रखना, सबसे टॉप पीक है झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर टिस्को भी याद रखना भाई। टिस्को 1907 में स्थापना होती है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखना। इनके अलावा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर ही है? ये गुजरात में है, ब्लैक बक, है ना। जंगली गधा राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात के अंदर ही है ना। भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत 1923 में कर देना। 1927 से एस्टेब्लिश कर देना। 1930 में नाम बदल कर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर देना। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर देना और 1957 में आकाशवाणी कर देना। तो ये रेडियो की चरण है। इसके अलावा अगर टीवी की चरण कहेगा तो 1959 कर देना स्टार्ट, और रंगीन टीवी की बात करेगा तो 1982 बता देना। ये इंडिया में रेडियो और टीवी है, ठीक है। इनके अलावा पूरक वस्तुएं की एक की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे के डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ता है? पहले पूरक वस्तु समझेंगे, उसके बाद ही आप इसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो है मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल तो मैं बना नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ साइकिल जैसा बनाना, क्योंकि साइकिल बनाने आता है मुझे। देखिए ये है आपका, है ना, मान लीजिए कि साइकिल के जैसा आपका मोटरसाइकिल है, ठीक है। ये आपका साइकिल के जैसा मोटरसाइकिल है, तो क्या है, ये ईंधन से चलती है। ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल कोई भी, है ना। तो मान लीजिए कि ये अभी 1000 रुपये में आपको मिल रहा है शोरूम प्राइस,
आपको मिलने लगेगा सर फिर 1500 में शोरूम प्राइस। तो क्या है कि भाई आदमी जो बहुत ज़्यादा ख़रीदता था अब इसकी डिमांड घट जाएगी। अब मान लीजिए इतना आदमी ख़रीद रहा है, अब इतना आदमी ख़रीद रहा है तो इसकी जब महंगाई बढ़ गया है, ये ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसमें इस्तेमाल होने वाला जो ईंधन था इस पर क्या असर पड़ेगा, तो अब ये भी लोग कम खरीदेगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना जुदा है, सुना है, कोई नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। पेट्रोल पियोगे थोड़ी हो तो इसे इस्तेमाल ही करोगे, मोटर बाइक या जो भी आपके साधन है। तो अगर साधन ही महंगा हो गया तो पेट्रोल हम क्यों लेंगे भाई, जब हमारे पास साधनें नहीं हैं तो हम क्यों लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पूरक वस्तु में से एक की अगर कीमत बढ़ती है ना दादा तो दूसरे की डिमांड अपने आप घट जाती है। चलते हैं आगे। किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। महात्मा गांधी भी इसी के कारण लौटा दिए थे। दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का माफ़ कीजिएगा रिवीजन का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। अगर कंटेंट चाहिए हमारी, और कल एग्ज़ाम है देखिएगा, कल जो है बहुत भीड़ रहेगी कंटेंट के लिए, है ना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग कंटेंट लेके अपने अपने सपने को पंख लगा सकते हैं। चलिए जय हिंद।